फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम अपनी क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 3 अब तक पढ़ रहे थे, जो कि हमारा ख़त्म हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 और ये हमारी तीसरी यूनिट है। इससे पहले हम 2 यूनिट पढ़ चुके हैं, स्थिर वैद्युतिकी और वैद्युत धारा। ठीक है, तो इसमें हमारा नेक्स्ट यूनिट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इस यूनिट के अंतर्गत हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें से हमारा एक चैप्टर ये है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? अब तक जो हम पढ़ रहे थे, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था? इसमें विद्युत धारा पढ़ी थी। अब हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, मतलब अगर किसी तार में करंट प्रवाहित हो रही होगी तो वो तार जो है एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, अगर किसी तार में करंट प्रवाहित हो रही होगी तो वो तार कैसा व्यवहार करेगा? एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि वो तार जो है चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है? ठीक है, तो उसके लिए एक वैज्ञानिक का हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रयोग पढ़ते हैं। उसी से हमें पता चला था कि धारा जो होती है वो कैसा प्रभाव उत्पन्न करती है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। और उन वैज्ञानिक का नाम था ओर्स्टेड। ओर्स्टेड का प्रयोग। तो सबसे पहले हम ये ओर्स्टेड का प्रयोग पढ़ेंगे कि कैसे हमें पता चला कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो वो कैसा व्यवहार करती है? वो क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबक की तरह व्यवहार करती है वो। ठीक है, तो ये ओर्स्टेड ने समझाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इसके लिए ओर्स्टेड ने क्या किया था, एक तार को लेकर और इस तार के दोनों सिरों पर एक बैटरी जोड़ दी थी। इस टाइप से बैटरी जोड़ दी है ये। ठीक, और यहां पर एक स्विच लगा दिया उन्होंने इस टाइप से। ये 20 वोल्ट की बैटरी है और ये स्विच है। ठीक, और इस तार के ऊपर उन्होंने क्या किया था, एक चुंबकीय सुई रख दी थी। कौन सी सुई? चुंबकीय सुई क्या होती है? चुंबकीय सुई एक ऐसी सुई होती है, अगर हम उस सुई को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है चुंबक के चारों ओर रखते हैं, तो वो चुंबकीय सुई क्या होती है? विक्षेप देती है। विक्षेप बोले तो कुछ ना कुछ रीडिंग शो करती है। वो क्या बताती है हमको कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उस स्थान पर है। ठीक है, मतलब चुंबकीय सुई एक ऐसी सुई होती है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होती है? डिटेक्ट होती है। वो मतलब रीडिंग देती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को बताती है कितना है चुंबकीय क्षेत्र उस स्थान पर। ठीक है, तो उन्होंने इस तार के ऊपर एक क्या रख दी थी? चुंबकीय सुई। तो मैं यहां पर एक चुंबकीय सुई रख देता हूं इस टाइप से। ठीक है, और उन्होंने फिर अपने एक्सपेरिमेंट बेटा शुरू कर दिए। इसको मैं यहां से दिखा देता हूं। ये चुंबकीय सुई रख दी ओर्स्टेड ने। ठीक, तो सबसे पहला उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इस स्विच को खोला नहीं था उन्होंने, बंद रखा था स्विच को। स्विच हमारा भी इस समय कैसा है? बंद है। जब स्विच बंद होगा तो इस बैटरी से इस तार में कोई भी धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है, क्योंकि स्विच बंद है। जब स्विच बंद है तो इस तार में कोई धारा प्रवाहित होगी? जब तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई तो ये जो चुंबकीय सुई रखी थी, ये कौन सी सुई है? यह है हमारी चुंबकीय सुई। तो इस चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेप नहीं हुआ जब स्विच बंद था। जब स्विच बंद होगा तो इस तार में कोई भी धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है। धारा कितनी होती है? 0 होती है जब स्विच बंद रखेंगे हम। तो ये सुई ने बेटा कोई भी विक्षेप नहीं दिया। ठीक, जैसे सुई पहले रखी थी वैसे सुई अब भी रखी रही, कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहां पर था तो इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो सुई में कोई भी विक्षेप नहीं हुआ, कोई विक्षेप नहीं हुआ इसके अंदर। ठीक है, जैसे सुई पहले रखी थी
वैसे ही रखी रही है। ठीक, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया, इस स्विच को क्या कर दिया उन्होंने, स्विच को ऑन कर दिया। ठीक, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहां से करंट निकलेगी, मान लेते हैं आई धारा निकल रही है। अब इस तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, और जैसे ही इसमें बेटा ये आई धारा प्रवाहित होने लगी, ये जो सुई थी ना, सुई ये डिटेक्ट करने लगी, ये विक्षेप पैदा करने लगी, ये हिलने लगी सुई। और ये सुई कब हिलेगी, जब हम इसको कहाँ रखें, चुंबकीय क्षेत्र में। तो आप देख सकते हो ये जो तार है इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, और ये धारा प्रवाहित होने से ये सुई क्या हो रही है, विक्षेप पैदा कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ रीडिंग दे रही है। और ये सुई हिलेगी कहां, जहां चुंबकीय क्षेत्र हो। इसका मतलब ये है कि ये जो तार है, ये जो धारा बह रही है इस तार में, ये धारा किसकी तरह व्यवहार करने लगी है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगी है बेटा। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और ये सबसे पहले बेटा किसने बताया था, ऑस्टेड ने हमें बताया था। ठीक है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही होती है तो वो धारा किसका क्या उत्पन्न करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक, अब ये तो बेटा ऑस्टेड ने बता दिया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही होती है तो वो धारा जो होती है वो चुंबकीय प्रभाव क्या करती है, उत्पन्न करती है। लेकिन कितना चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसका मान बेटा निकालने के लिए ऑस्टेड के बाद बेटा एक वैज्ञानिक और आए थे, बायो सेवर्ट नाम के। ठीक है, तो उन्होंने क्या निकाल के दिखाया था कि किसी तार में अगर धारा बह रही होगी तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, तो इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें, बायो सेवर्ट का नियम। ऑस्टेड ने केवल ये बताया था जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही होती है तो वो धारा किसका व्यवहार करती है, क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। कितना चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा, उसका मान कैसे निकालें, कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी उसकी, कितना मान होगा, वो किसने बताया था, बायो सेवर्ट ने। ठीक है, तो पहले ऑस्टेड के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बायो सेवर्ट का नियम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा ये ऑस्टेड का प्रयोग हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें लिखा है, वैज्ञानिक ऑस्टेड ने 1820 में एक प्रयोग द्वारा यह बताया कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस बात को उन्होंने कैसे सिद्ध किया था, जब किसी इन्होंने क्या किया था, एक चालक पर एक बैटरी और एक कुंजी जोड़ के, और पहली कंडीशन में क्या किया था उन्होंने, जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है और कुंजी को बंद होने पर चालक पर रखी चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। स्विच हमारा बंद होगा और तब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, और ये जो चुंबकीय सुई हमने रखी है इसमें विक्षेप नहीं होगा। ठीक, दूसरी बात में इन्होंने क्या किया था, कुंजी को ऑन कर दिया। कुंजी को जब ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा, और जैसे इसमें धारा प्रवाहित हुई, ये जो सुई रखी थी ये विक्षेपित हो गई। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है ये कैसा व्यवहार कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है ये। ठीक है, तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कितना, इसका बेटा मान निकालने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बायो सेवर्ट का नियम। ठीक, तो ऑस्टेड ने केवल ये बताया था कि किसी धारावाही चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र। कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये बेटा कौन बताएगा हमको, बायो सेवर्ट का नियम। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसमें बायो सेवर्ट का नियम। इसमें पढ़ेंगे इसमें बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट ने जो ऑस्टेड का जो प्रयोग किए थे, ऑस्टेड कि जब किसी धारावाही चालक में जो धारा प्रवाहित होती है वो क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये बेटा निकाल के दिखाया था बायो सेवर्ट ने। ठीक है, तो कैसे निकाला था इन्होंने, ठीक, तो ये एक तार ले लेते हैं, ये एक तार है। ठीक है, ये एक तार है।
तो इस तार में हमें पहले क्या करानी पड़ेगी, धारा प्रवाहित करानी पड़ेगी। ठीक है, धारा प्रवाहित करा देते हैं इसमें। ये हमारी इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो धारा इसमें प्रवाहित करानी पड़ेगी। और बायो सेवर्ट ने क्या किया था, इस पूरे तार का ना निकाल के एक छोटा सा अल्पांश ले लिए थे। ये क्या ले लिए थे, छोटा सा एक ही अल्पांश ले लिए थे। तो ये अल्पांश ले लेते हैं छोटा सा एक, ठीक, ये अल्पांश हो गया। ठीक है, और इस अल्पांश को हम क्या क्या बोल देते हैं, डी एल। क्या बोल देते हैं इसको, डी एल। तार की लंबाई एल होगी और छोटा सा अल्पांश हमने क्या मान लिया है, अल्पांश। अगर हमें छोटे से अल्पांश में पता चल जाए कि चुंबकीय क्षेत्र आखिर कितना है, तो हम पूरे तार का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये होता है अपना कोई चुंबक है, ठीक, किसी भी चुंबक के अगर हम चारों ओर बात करें तो बेटा क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम चुंबक के जितने करीब होंगे, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ और होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ और होगा, है ना, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कुछ और होगा। तो ऐसे बेटा मान लेते हैं इस तार से, इस अल्पांश से कितनी दूरी पर, यहाँ कहीं पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। क्या निकालना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और इस पॉइंट का मैं नाम रख देता हूं क्या, पी। और ये डीएल के कारण, डीएल अल्पांश है ना, छोटा सा भाग, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी बेटा क्या होगा, और चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं बी से, तो ये भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक, तो यहां पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कहां पर, पॉइंट पी पर, ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, कुछ बातों पर ये हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र बेटा क्या करेगा, निर्भर करेगा। किन किन बातों पर बेटा निर्भर करेगा, मैं पहली बात लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, और आप इसको ऐसे ही नोट करेंगे, पहले ये लिखेंगे फिर ये डायग्राम बनाएंगे। तो यहां पर मैं पहली बात लिख रहा हूं, किन किन बातों पर निर्भर करता है, कौन, डीवी। ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें, मैं पहली बात यहां लिख रहा हूं। पहले यहां थोड़ा मान लेते हैं कि क्या क्या माना है, लिख देते हैं। माना एक एल लंबाई का चालक है जिसमें स्मॉल आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक, इस पर एक अल्पांश डीएल से
स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV है जो कि निम्न बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हमने वो लिख दिया जो माना था। ठीक, ये तार है और इस तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और हम जानते हैं जब I धारा प्रवाहित होगी तो वो तार में एक चुंबक, वो तार जो धारा बह रही है वो कैसा व्यवहार करेगा, एक चुंबक की तरह। तो मान लेते हैं इस तार से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें निकालना है क्या, चुंबकीय क्षेत्र आखिर कितना होगा। ठीक है, तो किन किन बातों पर बेटा निर्भर करता है, यहां पर मैं पहली बात लिख देता हूं। कुछ बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो पहले इस पर निर्भर करेगा, ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब यहाँ पर जो धारा का जो मान होगा, ये हम जितना, ये धारा जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बेटा चुंबकीय क्षेत्र क्या होने वाला है, उत्पन्न होने वाला है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ dV समानुपाती I, dV समानुपाती I, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इसके भी समानुपाती होता है, किसके, अल्पांश dl के। तो ये निम्न चार बातों पर निर्भर करता है। पहली बात बेटा क्या थी, ये जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, जो बह रही है धारा इसमें, उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ दूसरी बात लिखता हूँ, इधर दूसरी बात यहाँ लिख देता हूँ मैं, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dV अल्पांश dl के क्या होता है, dl के समानुपाती होता है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे बताओ, dV समानुपाती dl, ये होगी बेटा दूसरी बात। तो पहले हमने क्या बोला था, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये धारा जो बह रही है उसके समानुपाती होगा, और जो अल्पांश हमने माना है उसके भी क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी बात बेटा इसमें क्या है, यहां पर एक एंगल बेटा बन रहा है, ये वाला एंगल कौन सा है, अल्पांश, और जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसके बीच एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम क्या मान लेते हैं, थीटा। इस कोण को हम क्या मान लेते हैं, थीटा। ठीक है, तो तीसरी बात हम क्या लिखेंगे, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र dV अल्पांश dl व बिंदु P को
मिलाने वाली रेखा के मध्य बना कोण थीटा की जया का मतलब क्या होता है? साइन के क्या होता है? क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं dv साइन थीटा। ये हो गया अपनी समीकरण नंबर 3। तो यहां पर बेटा ये जो थीटा कौन सा कोण है? अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य ये जो कोण बनता है, इसका हमें क्या लेना है? साइन लेना है। तो वैसे बेटा ट्रिग्नोमेट्री में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे साइन होता है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है या फिर कोसेक है। ठीक, लेकिन बायो सेकंड में बेटा किसका यूज़ करा था यहाँ पर? साइन का। लेकिन साइन ही क्यों लिया? टेन ले सकते थे, कॉट है, सेक है, इनमें से कुछ ले सकते थे, बट साइन क्यों? तो बेटा एक चीज़ समझ लें आप यहाँ पर, ये एक नियम है। ठीक है, ये बायो सेबट ने क्या ये सारे मानों को रख के देखा होगा। कॉस रखा होगा, टेन रखा होगा, कॉट भी रख के देखा होगा, सेक भी रख के देखा होगा, कोसेक भी रख के देखा होगा, सभी चीज़ें एक एक करके रख के देखी होंगी। लेकिन बात बेटा किससे बनी? साइन से बात बन गई होगी, तो उन्होंने क्या लिया? साइन लिया। ठीक है, आगे समझ में ना? तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें क्या किया बेटा? उन्होंने साइन ले लिया, साइन से बात बन गई, साइन ले लिया। नेक्स्ट बेटा इसमें क्या हो? इसमें चौथी बात रह गई। चौथी बात क्या है इसमें? ये जो दूरी है बिंदु P तक की, कौन सी दूरी? r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। मतलब क्या है? जितना दूर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तार से इतने दूर जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं बेटा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश dl से बिंदु P तक की दूरी r के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या? dv समानुपाती क्या हो जाएगा? ये 1/r²। ये हो गई बेटा हमारी समीकरण नंबर 4। ये 4 बातों पर बेटा निर्भर करता है। तो ये जो बेटा ये जो लिखा है ना, ये मतलब ये जो हमने रिलेशन लिखा है वही ऊपर लिखा है कि उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश dl के समानुपाती होता है। उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनी कोण की साइन के क्या होता है? समानुपाती होता है। मिलाने वाली दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये चीज को आप जो है रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो लिखा है ना बेटा, ये 4 बातें आपको याद रखनी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इन चारों बातों को बेटा एक साथ लिख देंगे। ठीक है, समीकरण कितनी बन गई हमारी? 4 समीकरण बन चुकी हैं। तो चारों को हम क्या करेंगे? एक साथ लिख देते हैं। तो इधर मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूं। ठीक है, ऊपर ये आप लोग उसके नीचे से लिखेंगे। तो यहां से मैं थोड़ा ये मिटा देता हूं, यहां से मैं यहां लिख लेता हूं ये इधर। ठीक, तो यहां लिख देते हैं समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। देखो बेटा ये समीकरण क्या है? dv समानुपाती आई, सब में dv है ना, तो इसको हम क्या करते हैं? dv समानुपाती में एक बार इसको ऐसे लिख देता हूं। देखो यहां पर क्या है बताओ? i है, यहां पर क्या है? dl है, इधर क्या है? साइन थीटा है, बटे में क्या है? r² है। ठीक है,
और हम जानते हैं बेटा जब भी समानुपाती हटता है, हटाना पड़ेगा ना समानुपाती, तब क्या बढ़ाते हैं, एक नियतांक बढ़ाते हैं। तो यहां पर आता है ये dv इक्वल टू म्यू 0 बटे में 4 पाई, म्यू 0 बटे में 4 पाई, और यहां आ जाएगा ये आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकाल सकते हैं, मान हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये बेटा याद रखना, इसकी जो वैल्यू होती है म्यू 0 अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस के 7, 10 की पावर माइनस के 7। और ये 4 पाई तो आप जानते हो एक नियतांक है, और ये म्यू 0 का ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं निर्वात या वायु की, निर्वात या इसको बोलते हैं निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं इसको, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। कूलाम का नियम याद है, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। यहाँ म्यू 0 क्या था, ये कूलाम के नियम की बात कर रहे हैं, चैप्टर 1 में पढ़े थे हम लोग। इसको बोलते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, इसको क्या बोलते हैं, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। ठीक है, इस पूरे का मान कितना होता है 7 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 गुणा माइनस के 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। ठीक, इसको हम बोलते हैं निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। ठीक, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे कि कितना वैद्युत क्षेत्र आखिर, कितना चुंबकीय क्षेत्र आखिर उत्पन्न होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। जैसे इसका हमने मात्रक निकाला था म्यू एप्सिलॉन नॉट का, क्या निकल के आया था, कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका मात्रक, तो इसके पहले मात्रक की हम लोग बात कर लेते हैं। म्यू नॉट का मात्रक, म्यू नॉट का मात्रक। देखो बेटा बायो सेवर्ट का ये फॉर्मूला लिख लेना, बी बराबर डीवी बराबर क्या होता है बताओ, म्यू 0 अपॉन में 4 पाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। मात्रक हमें निकालना है किसको, म्यू नॉट का। तो इसके बटे में करके क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू में आई डी एल साइन थीटा, और इक्वल टू ये इधर आपका हो जाएगा ये डीवी इंटू में 4 पाई, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट को यहीं छोड़ देते हैं, इसके बटे में ले आते हैं डीवी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ये आपका आई डी एल इंटू में ये साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये सारे सबके मात्रक लिखेंगे, जो कटेगा उसे काट डालेंगे, जो बचेगा वही हमारा मात्रक हो जाएगा किसका, म्यू नॉट का मात्रक। लेकिन बेटा यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, ये चुंबकीय क्षेत्र का बेटा मात्रक क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। अब इसके यहाँ पर लिख देना बेटा, चुंबकीय क्षेत्र के 2 मात्रक होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, इसका मात्रक हमें पता होना चाहिए अगर लगाना है। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक यानी डीवी के बेटा मात्रक, 2 मात्रक हम यूज करते हैं। एक मात्रक कौन सा होता है इसका, टेस्ला। क्या मात्रक होता है इसका, टेस्ला। और एक बेटा इसका मात्रक होता है गॉस। क्या मात्रक होता है, एक मात्रक है टेस्ला और एक मात्रक है गॉस। ये वाला जो मात्रक है ये इसका एसआई पद्धति का मात्रक है, मतलब एमकेएस वाला, और ये वाला मात्रक है इसका सीजीएस पद्धति का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, सारे मात्रकों को लगाएंगे एमकेएस पद्धति में, मतलब टेस्ला लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक, तो 2 मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के, एक होता है टेस्ला और एक होता है गॉस। ठीक, तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर, टेस्ला वाला लगा देते हैं, क्योंकि एमकेएस पद्धति में हमको चाहिए। तो इसकी जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, टेस्ला लगा देते हैं, टेस्ला। इंटू लगा दिया। देखो बेटा 4 पाई का कोई मात्रक होने वाला है नहीं, क्योंकि 4 पाई ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, 4 और पाई, इसका हम मात्रक नहीं लगाएंगे, इसका मात्रक होगा ही नहीं। और आर का मात्रक क्या होता है, ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, और मीटर का
स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया। आई का एम्पियर होता है ना, ये एम्पियर लगा दिया, इनटू डीएल क्या होता है, डीएल होता है हमारा ये भी लंबाई थी तो ये मीटर हो जाएगा, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसका मात्रक आ जाएगा टेस्ला इनटू में मीटर बटे में एम्पियर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट का मात्रक हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मात्रक लिख देंगे। ठीक, क्योंकि मात्रक जो होते हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चुंबकशीलता का मात्रक या फिर वैद्युतशीलता का मात्रक। ये आ गया हमारा चुंबकशीलता का मात्रक, टेस्ला मीटर बटे में एम्पियर, और वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मात्रक ज्ञात कर लेंगे। आगे हमें इसमें पढ़ना है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और चुंबकशीलता म्यू नॉट में संबंध पढ़ना है हमें, एप्सिलॉन नॉट व म्यू नॉट में संबंध। और ये जो रिलेशन होता है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, या तो इसको एमसीक्यूज में पूछा जाता है या फिर 1 नंबर में आपसे ड्राइव करवा लेता है वो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध। अच्छा, अभी बेटा ये हम लोग पढ़ के आए थे, इसको हमने अभी पढ़ा था, ये हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था ना एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसा कुछ नीतांक पढ़ाया था हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये कहाँ पढ़ा था हमने, ये बायो-सेवर्ट के नियम में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ये म्यू नॉट बटे में 4 पाई। इस पूरे का मान कितना होता है, 10 की पावर -7। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2 से हमने भाग कर दिया इसको। समीकरण 1 है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में, इधर क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, बराबर के इधर इस समीकरण में है 9 गुणा 10 की पावर 9 बटे में 10 की पावर -7। कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, यहाँ से ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और ये हो जाएगा अपना 1/म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा हमारा 9, और ये पावर बेटा नीचे जाके माइनस है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर ये हो जाएगी बेटा 16। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 16। अब मैं इसको देखो कैसे लिख रहा हूँ, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 गुणा 10 की पावर 8 और इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। क्यों लिखा बेटा मैंने ऐसा, देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9, दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे हम, और 8 को 2 से गुणा करेंगे 16। मतलब इसको हम ऐसे क्यों लिखा है भी समझ जाओगे। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ आगे, इस पे स्क्वायर लगाए, इस पे फिर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, इस तरीके से रूट लग जाएगा। ये 1/, इस पूरे पे हम क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं, और ये इधर क्या बचेगा, 3 गुणा 10 की पावर 8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/, एक का रूट एक ही होता है, म्यू नॉट ये एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा किसमें, रूट में, बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8। ये क्या होता है 3 गुणा 10 की पावर 8, इसको हम क्या कहते हैं, ये कहाँ देखा है ऐसा, 3 गुणा 10 की पावर 8 ये क्या होता है, ये होता है बेटा प्रकाश की चाल। इसका मात्रक ये प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, जिसको हम किससे लिखते हैं, सी से भी लिखते हैं। ठीक, तो ये मैं लिख देता हूँ, किसकी चाल है ये, प्रकाश की चाल। तो ये बेटा एक रिलेशन निकल के आया, इसका मात्रक पूछ लेता है बेटा मीटर प्रति सेकंड, या इसका मान पूछ लेता है 3 गुणा 10 की पावर 8 किसके बराबर होता है, ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, ये किस में संबंध निकल के आया था हमारा, ये है निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, और ये क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, ऑस्टेट का प्रयोग
बायो सेवर्ट का नियम, और फिर हमने ये रिलेशन निकाला था। ठीक है, तो रिलेशन ये कैसे निकाला, ये हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था। ये किसके बराबर होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इतना मान होता है इसका। और इसका मान हमने अभी निकाला था बायो सेवर्ट के नियम में, 10⁻⁷ दोनों को भाग कर दिया, भाग होने के बाद इतना आ गया। और ये जो होता है बेटा, ये क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है इतनी। ठीक है, ये निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। तो इसका मान किसके बराबर होगा, ये याद रखना बेटा, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है ये। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, ये मात्रक फात्रक सब इसका। तो मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और मान कितना होता है, 3 × 10⁸। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से बेटा रिपीट कर देता हूँ किसका नियम, बायो सेवर्ट का नियम। शॉर्ट में को फिर से देख लेते हैं, बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, देखो बेटा, बायो सेवर्ट ने क्या किया था, ऑस्टेड के द्वारा जो प्रयोग किया गया था उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उन्होंने बताया था कि धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसका उन्होंने क्या निकाल के दिखाया था, मान निकाल के दिखाया था। इसको मान लेते हैं, ये कितना है, dl है, और ये कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, I धारा। इससे कितनी दूरी पर, ये कोई बिंदु P है, और इस पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना है, dv है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये कई बातों पर निर्भर करता है। पहली बेटा बात क्या थी, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, इसमें बहने वाली धारा का क्या होता है। दूसरी बात, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती होता है। इनको आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, इनको आप आगे इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करेगा। और उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश dl और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य बना कोण थीटा की किसके, साइन के, यानी जया के क्या होता है, समानुपाती। ठीक, चौथा बेटा बात क्या था, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र dv मिलाने बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या यही समीकरण बनाई थी। बट बेटा इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा लिख देना है बस। इसको हम कैसे लिखेंगे कि उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। फिर ये लिख के समीकरण 1 बना दोगे। उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश dvl के समानुपाती होता है, इसको लिख के समीकरण 2 बना दोगे। ऐसे इसको लिख के समीकरण 3, इसको लिख के समीकरण 4 बना दोगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चारों को क्या करेंगे, चारों को एक साथ लिख देंगे। कैसे लिखोगे एक साथ, dv बराबर, dv समानुपाती क्या हो जाएगा बताओ, I dl साइन थीटा बटे में r²। अब हम क्या करेंगे, इसका समानुपाती हटाएंगे, नियतांक बढ़ा देंगे। क्या, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये I dl साइन थीटा बटे में r²। ये बेटा हमारा आ गया क्या, निकल के फॉर्म हो गया प्रूफ, मतलब ये फार्मूला निकल के आ गया किसके, बायो सेवर्ट के नियम का। ठीक, तो जब हम ये नियम लिखेंगे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देंगे इसमें। ठीक है, जैसे इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करके हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इसका मान कितना होता है, 10⁻⁷ मात्रा भी निकाला था अभी इसका। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट और किसमें, म्यू नॉट में क्या निकाला था हमने, संबंध निकाला था, जो कि किसके बराबर आता है, प्रकाश की चाल के बराबर आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। मतलब इस नियम की मदद से हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें।